नमस्कार। लेखक, विचारक कुंवर नारायण जी पर केंद्रित इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग कुंवर नारायण के कथाकार पक्ष पर कुछ अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे और इस विषय पर हम लोग कथाकार उर्मिला शिरीष जी को सुनेंगे। उन्हें इस अवसर पर आमंत्रित करते हैं और नमस्कार, सादर नमस्कार नमस्कार उर्मिला जी। नमस्कार। जी माफ कीजिएगा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी शायद। जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उर्मिला जी मित्रों आज अपने एक आलेख का पाठ करेंगी और जो मूल रूप से भारत भवन भोपाल में उनकी ओर से दिया गया वक्तव्य था, तो वह कैसा अवसर था कुंवर जी को लेकर, उसके बारे में हम पहले उर्मिला जी को सुन लेते हैं। फिर मैं एक कहानी पढ़ूंगा और उसके बाद संग्रह की जो शीर्षक कहानी है, आप देख रहे होंगे आकारों के आसपास, तो इसको पढ़ूंगा और इसके बाद फिर हम लोग उर्मिला जी के उस आलेख को सुन लेंगे। मगर सबसे पहले हम उर्मिला जी से यह निवेदन करते हैं कि भारत भवन में जो कुंवर जी पर वह कार्यक्रम हुआ था, वह किस तरह का था और उसकी क्या रूपरेखा थी, पहले वह जान लें, तो उससे हम एक संदर्भ से अवगत हो सकेंगे। फिर मैं उनकी एक कहानी पढ़ता हूँ। जी उर्मिला जी, स्वागत। जी अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि लगातार आप साहित्य कार्यक्रम, रचना पाठ, रचना प्रक्रिया और हमारे जो महान साहित्यकार हुए हैं उनके ऊपर जो केंद्रित लंबे लंबे प्रोग्राम आप करते हैं और तमाम कथाकारों, कवियों, आलोचकों, कला मर्मज्ञ और हर क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से आप आमंत्रित करके हम लोगों को सुनवाते हैं, सुनने का जो सुख मिलता है और बहुत सारी जो उन लेखकों के बारे में कही अनकही बातें और विभिन्न पक्षों से, विभिन्न आयामों से सुनने को मिलती हैं, तो ये आपके कार्यक्रम की जन सुलभ पुस्तकालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सच में। और हमेशा एक दिल से, मन से आपके लिए बहुत सारी प्रशंसा निकलती है और आपके इस जो योगदान है आपका इन साहित्यकारों को सामने लाने का, उसके लिए लगता है कि कोई कितने प्रतिबद्ध ढंग से लग कर पूरी लगन के साथ ये काम साहित्य के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देती हूँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुंवर नारायण जी के ऊपर आपने जो एकाग्र किया है और उसमें मैं शामिल हूँ। दरअसल कुंवर नारायण जी को पढ़ने का मौका मुझे सबसे पहले उनके जो काव्य नाटक आत्मजयी है, कुछ ऐसे ही काव्य नाटकों पर मैं कुछ काम कर रही थी और उस सिलसिले में मैंने आत्मजयी उनका जो काव्यात्मक नाटक है, लंबी कविता है, उसको पढ़ा और मैं उसको पढ़कर इतनी ज्यादा अभिभूत हुई कि फिर उनकी सारी कविताएं और उनकी कहानियां मैंने पढ़ी। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत भवन ने कुंवर नारायण प्रसंग का आयोजन किया था और अर्पण जी, मैं आपको बताऊं कि वो एक बहुत ही बड़ा आयोजन था।
बिल्कुल उसको हमेशा मतलब कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और देश भर से जो विद्वान लोग आए थे उसमें वक्तव्य देने के लिए, उनके नाटक पर, उनकी कविताओं पर, उनकी कहानियों पर और उनके कविताओं के क्या-क्या पक्ष हो सकते हैं, उनके उसका क्या-क्या विशेषताएँ हो सकती हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कितनी सुंदर चर्चा कुंवर नारायण जी को लेकर हुई थी, कहानियों को लेकर और बहुत बहुत ही वो यादगार प्रसंग था। और मुझे लगता है कि जब हम अपने किसी बड़े महान साहित्यकार के ऊपर इस तरह के आयोजन करते हैं, तो उनको जानने का एक नया जो अ, हम जैसे जो उस समय लिख रहे थे ये 13-14 की बात होगी तो उस समय जब लिख रहे थे कुंवर नारायण जी तो हालाँकि वहाँ नहीं आ पाए थे उस समय उनको कुछ तकलीफ है, तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उनके पुत्र वहाँ पर आए हुए थे और बहुत ही सुंदर वो आयोजन हुआ था और हम सब ने कुंवर नारायण को एक नए दृष्टिकोण से जाना था। उनकी जो कृतियाँ थी, उनके अलग-अलग आयामों को देखने का, जानने का, समझने का, उनकी कविताओं को का जिस तरह से पाठ हुआ, जिस तरह से उस पर चर्चा हुई, तो उस समय एक कुंवर नारायण जी का पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व जिस तरह से खुलकर आया था और जिस तरह से कैसे कोई कवि, बड़ा कवि बनता है और बड़ा कहा जाता है, महान कहा जाता है, उसकी कहानियों में क्या अलग चीज़ है, कौन-सी दृष्टि है, जीवन का कौन-सा संवेदनशील रूप उसमें है, कविताएँ उनकी इतनी बड़ी कविताएँ क्यों मानी जाती हैं, उनका चिंतन इतना बड़ा चिंतन क्यों माना जाता है। तो ये सारी की सारी जो बातें थीं, जो प्रसंग थे, जो विशेषताएँ थीं, जो एक दृष्टिबोध था, एक नयापन था, उस दृष्टि से कुंवर नारायण को जानने का अवसर मुझे मिला था, सारे विद्वानों को सुनने का मौका मिला था और ये मेरे लिए भी एक सुखद अवसर था कि कुंवर नारायण जी की कुछ कहानियों को लेकर मैंने एक उस समय आलेख प्रस्तुत किया था, जो मुझे लगता है कि आज मैं आपके सामने भी वो आलेख प्रस्तुत करूँगी और उसी सारे प्रसंग को लेकर उस समय भारत भवन की जो पत्रिका है पूर्वग्रह उसको उन्होंने अ, उसको केंद्रित किया था। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितने खूबसूरती के साथ ये कुंवर नारायण जी के ऊपर ये पत्रिका केंद्रित की गई थी, जिसमें कि ये सारे उस समय जिन-जिन लोगों ने भाग लिया था, अपने आलेख पढ़े थे या वक्तव्य दिए थे, उसको इसमें संकलित किया गया था। तो एक तो ये सारी चीज़ें प्रसंग हैं और दूसरा ये है कि एक जो जीवन का सबसे बड़ा कहते हैं कि कोई मूल मंत्र यदि किसी कवि की कविता हमारे जीवन में बो देती है तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र उनकी कविताओं का है कि कोई दुःख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो ये जो 3-4 पंक्ति की कविता है, उसमें जीवन दर्शन का कितना बड़ा मूल मंत्र उसमें है। तो कुंवर नारायण यूँ ही भारतीय मनीषा में, भारतीय साहित्यकारों में, भारतीय कवियों में, भारतीय भाषाओं में इतने समादृत और इतने ज़्यादा प्रतिष्ठित, लोकप्रिय और एक अलग पहचान रखने वाले, अपना अस्तित्व रखने वाले कवि यूँ ही नहीं माने जाते हैं और वो यूँ ही हम लोगों की प्रेरणा बिंदु नहीं हैं। तो आज कुंवर नारायण जी पर जो थोड़ी-सी बातचीत अर्पण जी मैं आपके साथ साझा करूँगी और आप कहानी का पाठ करेंगे और मैं कुछ कहानियों पर बात करूँगी, तो मुझे लगता है कि ये एक सुंदर संयोजन हो सकता है। तो अर्पण जी पहले मैं आपसे कहानी सुनूँ जो कहानी आप सुनाने जा रहे हैं, तो उस कहानी को सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ।
जी जी, शुक्रिया। मंच पर आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप कुंवर नारायण जी की कहानी का पाठ करें और हम लोग सुने। शुक्रिया, क्या बात है जी, शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी, क्योंकि और मित्रों, एक कवि और कथाकार, आप स्वयं इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और अभी तो आपकी आलोचना की धूम है, लेखों की धूम है। तो ये इतना अच्छा प्रसंग है कि मैं ही आपको कहूँ कि आप उनकी कहानी का पाठ करिए। जी शुक्रिया उर्मिला जी, शुक्रिया। जी मैं शुरू करता हूँ मित्रों। जी। जी, हाँ, और तो पुनः आज आप इसके एक बाद कहानी पढ़ रहे हैं, कितनी कहानी, एक पढ़ रहे हैं, दो पढ़ रहे हैं? दो। ऐसा करेंगे जी कि पहले एक कहानी, जो संग्रह की जो शीर्षक कहानी है, आकारों के आसपास, उसका पाठ करेंगे। फिर आपका वक्तव्य सुनेंगे। और जी फिर पुनः एक जो संग्रह की जो अंतिम कहानी है, इस संग्रह की, उसका भी पाठ करेंगे। जो संग्रह की अंतिम कहानी, इस संग्रह से मैं आकारों के आसपास की बात कर रहा हूं, सवार और सवार, ये लेकिन उसको अंत में लेंगे, उसके बीच में आपका वक्तव्य लेंगे। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि कुंवर नारायण जी अपनी कविताओं के लिए खास तौर से जाने जाते हैं, अपने दार्शनिक विचारों के लिए, अपने प्रबंधकीय उन तत्वों के लिए जिन्हें वे कविताओं में उतारते रहे हैं। तीन तीन खंड काव्य हैं, कई महत्वपूर्ण कविता संकलन हैं, और आलोचना पर कई उनके आलेख हैं। आलोचना के क्षेत्र में फिल्मों पर की गई महत्वपूर्ण समीक्षाएं हैं, अनुवाद किया है उन्होंने। तो एक तरह से कई कई विधाओं में कुंवर जी उतनी ही संजीदगी के साथ हमारे बीच आते हैं। ये जो दो कहानी संग्रह जो उनके प्रकाशित हैं, मैं एक बार उनके नाम ले लूं, अभी तो आपको पुस्तक दिखलाई ही। पहला संग्रह जो है वो आकारों के आसपास, वर्ष 1971। और दूसरा कहानी संग्रह लंबे अंतराल के बाद वर्ष वर्ष 2018 में आया, बेचैन पत्तों का कोरस। इनका संपादन अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। तो अभी हम पहले संग्रह में चलते हैं, आकारों के आसपास, और इस संग्रह की शीर्षक कहानी को ही सुनते हैं, आकारों के आसपास से। और किस तरह से एक कवि जब कहानियां लिखता है, तो उसके अंदर तमाम तरह की जो कविताई है वह आ जाती है, भाषा आती है, यथार्थ को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने का उसका कौशल आता है। और कई ऐसे अ, जीवन के चित्र आते हैं जिनसे गुजरना अच्छा लगता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे इस कहानी पर आता हूं, पढ़ता हूं। आकारों के आसपास, कुंवर नारायण। इस कमरे की चार दीवारों से एक आंतरिकता बनती है, जिसमें सुरक्षा है और आत्मीय स्वतंत्रता। चाहे बेसुध सोता रहूं, कोई नहीं जगाएगा। चाहे संघर्ष करूं इन दीवारों से या अपने से, हो सकता है कुछ टूटे मुझ में या मुझसे। दोनों ही दशाओं में जो मिलेगा वह अपनी एक नई पहचान हो सकती है, या नया अवसर कि अपने को कहीं से शुरू करके कहीं भी समाप्त कर दो। इस तरह भी जी सकता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजों को मुझे आजमाने का मौका ही न मिले जिनसे मैं सहमत नहीं, अपने को धोखा दे सकता हूं। इस तरह
कि बाहर कहीं ईश्वर की मृत्यु हो जाए। न सूरज चमके, न चांद, न तारे, और यह जन्म सिद्ध दुनिया केवल झूठ लगे। आवाज शायद धीरे धीरे किवाड़ खटखटाती है। उदासी में यह बाधा सुखद है। मैं उठकर दरवाजा खोल देता हूं। मैं अंदर आ सकती हूं? और इसके पहले कि मैं कुछ कह सकूं, वह निसंकोच कमरे में घुसकर अपने लायक जगह ढूंढने लगती है। यहां वहां कहीं। बीच में मैं पढ़ता हूं, बीच में मैं पड़ जाता हूं। तो कभी बाल बिखेर देती, कभी चूम लेती, कभी गुदगुदाकर स्वयं हंस लेती, हंस पड़ती। ढीठ और निर्लज। अपनी उदासी से कहो थोड़ी जगह और दे, तो उसको भी अंदर बुला लो। वह खिड़की की ओर इशारा करती है। एक चमकता हुआ हंसमुख चेहरा खिड़की के शीशे से झांक रहा था। कोई शरारती बच्चा? नहीं, शायद थोड़ी सी रोशनी ढेर से अंधेरे में। कुछ उछलते हुए मैंने खिड़की भी खोल दी। वह कूद कर कमरे में आ गया, इतनी फुर्ती से मानो कमरे में ही था। कुछ सोचकर वह ठिठक गया। उसके आने से मैंने कोई उत्साह क्यों नहीं दिखाया? उसका आना कोई नई बात भले ही न रही हो, खुशी की बात तो थी ही। वह शायद कमरे की हर चीज से खेलना चाहता था और मेरी ओर से उस मौन अनुमति को चाह रहा था जिसे बच्चे अपना अधिकार समझते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं था, केवल उसके लड़कपन के सामने अपने को उन्मुक्त छोड़ देना था। लेकिन आज मुझसे इतना भी न हुआ और मैं जो उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाया करता था, पत्थर बना बैठा रहा। मैंने उसे न दुत्कारा न उसका स्वागत किया, केवल उस खुशी के प्रति जो वह लाया था इस तरह पेश आया मानो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह रोज की चीज है। वह रोशनी जो सारे कमरे में मचलने के लिए आतुर थी, जिद करने लगी। मैंने उठकर खिड़की बंद कर दी और अनुभव किया कि मुझ में ही कुछ अपमानित हुआ। हवा ने शायद बुरा माना, क्योंकि वह चुपचाप दरवाजे उड़ खाकर बाहर चली गई। मैंने उस शांति को गनीमत समझा जो अक्सर मेरे और दूसरों के बीच संभव हो जाया करती है। और उसी रात एक अप्रत्याशित घटना घटी। पड़ोस में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मेरी उदासी अजीब सी व्यथा बन जाती है। वह कौन था? वही तो नहीं जो यहां था। वह कौन था? वही तो नहीं जो यहां था। मैं किस नाते उसे बार बार सोच रहा हूं? वह यहां था बस इसी नाते। ये तस्वीरें जो बनाता हूं, मात्र रेखाएं और रंग या वे स्वप्न जो बन जाते हैं,
एक दूसरे में घुले मिले आकार। वह कहती, समझ में नहीं आते। मैं कहता, ये चित्र हवा और रोशनी के हैं, और उसी तरह हैं जैसे आत्मा होती है, पर समझ में नहीं आती। होने को मानना पड़ता है समझने से पहले। यही तो यही तो उस बच्चे की जिद थी, जो न जाने क्यों आज मेरी उदासी का आदर कर गया। वह जो मेरे चित्रों को देखकर खुश होता था और उन्हें गैर जरूरी नहीं समझता था। इन दीवारों में एक आश्वासन है, क्योंकि ये मेरी अपेक्षा बदलती नहीं। हवा और रोशनी जिनके आते ही कमरा बदल जाता है, बाहर रखे जा सकते हैं। मैं अपने को कहीं और से आरंभ कर ले सकता हूं, इस तरह कि न प्यार करूं, न शोक, न आशा। जिंदगी के मानी हैं बहुत सी चीजें, कोई एक चीज नहीं। और तभी ऐसा लगा कि कमरे की चीजों ने मिलकर मेरे सामने एक ऐसी जिंदगी रखी जिसमें ना अच्छाई थी न बुराई, क्योंकि उसमें न जरूरतें थीं न कर्तव्य। केवल एक ऐसा क्रम था जिसमें कहीं स्वयं को साबित करने की मजबूरी न थी। बाहर हवा चीखती चिल्लाती रही, जैसे उसका कोई मर गया हो। ये रास्ते कुरास्ते सरपट दौड़ती बचकानी जरूरतें, जो अपने हाथ पांव तोड़कर बिलख रही हैं। क्यों मानूं कि इस तरह नहीं जीना है। ये रास्ते कुरास्ते सरपट दौड़ती बचकानी जरूरतें जो अपने हाथ पांव जो तोड़कर बिलख रही हैं। क्यों मानूं कि इस तरह नहीं जीना है। एक संघर्ष वह भी है जो अपनी जरूरतों से जीतने के लिए किया जाता है, लेकिन जो बाहर सिर पीट लेकिन वह जो बाहर सिर पीट रही है केवल हवा है। मेरी बात न समझेगी, लेकिन वह जो बाहर सिर पीट रही है केवल हवा है। वह मेरी बात न समझेगी, लेकिन मैं उसके नाते कुछ इस तरह जीवित हूं कि मुझे उसकी बात समझनी पड़ेगी। मैं चुपचाप उठकर किवाड़ खोलता हूं और उस आदिम जंगली तूफान को सीने से चिपका लेता हूं और उस आदिम जंगली तूफान को सीने से चिपका लेता हूं। तो मित्रों, यह एक कहानी कुंवर नारायण की चर्चित कहानी, काव्यात्मक कहानी, आत्म में प्रवेश करती कहानी, आत्म और परिवेश के बीच आवाजाही करती, प्रकृति के घटकों को कहानी में उतारती, उन्हें पात्र बनाती कहानी। तो कहानियों का स्वरूप किस तरह का हो सकता है, उसमें कितनी भिन्नता हो सकती है, इसका एक उदाहरण हमने यहां रखा। मगर यहां पर यह भी कह दूं कि कुंवर नारायण की मित्रों कहानियों का एक समुचित रेंज भी है, और हर कहानी में उनका कथाकार अलग अलग तरीके से भी आता है।
उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आलोचक लोग क्या बतलाते हैं, स्वयं कुंवर नारायण अपनी कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी भी बात करेंगे। मगर इन सब से पूर्व हम उर्मिला जी के पास चलते हैं और उनके उस आलेख को सुनते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में ही की थी। जी उर्मिला जी, हार्दिक स्वागत। अर्पण जी, आप जब ये कहानी का पाठ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कहानी ना पढ़ के आप कविता का पाठ कर रहे हैं। जैसा आपने खुद ही कहा है कि एक काव्यात्मक ढंग से जो कहानी लिखी गई है और जिस तरह से वो आवाजाही करती है, बाहर से अंदर प्रवेश करती है, वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। काव्यात्मक भाषा, चूंकि वो कवि हैं और काव्यात्मक भाषा होना स्वाभाविक है, लेकिन इस कहानी की आप रेंज देखिए, किस तरह से ये कहानी हमें जो बाहर से भीतर की, भीतर से बाहर की यात्रा करके भी जीवन के किस रूप को सामने लाती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस कहानी का पाठ किया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कहानी ना सुन के हम कोई कविता सुन रहे हैं और इतने ठहराव के साथ, इतने सधे ढंग से आपने बहुत ही सुंदर पाठ किया। तो अब मैं इस ये जो कहानियां मैंने जो चुनी थी या मेरे पास थी, उस समय तक मैंने जितनी कहानियां पढ़ी थी, उन कहानियों को केंद्र में रखकर ये मैंने आलेख लिखा था। और आलेख का शीर्षक देखिए, सौंदर्य और संवेदन का समन्वय। सौंदर्य और संवेदन का जो समन्वय कुंवर नारायण जी की कहानियों में किस तरह से मैंने महसूस किया या उनकी कहानियों में आता है, इस चीज को लेकर मैंने अपनी बात कही है। तो मैं ये आलेख पढ़ती हूँ। जी कुंवर स्वागत। नारायण की। जी जी। मैं ठीक से वो कर पा रही हूँ, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। तो कुंवर नारायण की कविता, उनकी कविता में मिथक, परंपरा, भाषा तथा अन्य पक्षों पर बहुत ही सार्थक और सुंदर विचार विमर्श हुआ है। उनकी विशद और बहुआयामी रचनाशीलता में एक आयाम उनकी कहानियों का भी है। उनकी हर कहानी चकित करती है, आंदोलित करती है। कैसे कैसे विषय और उनकी कितनी कलात्मक मार्मिक संरचना। यूं तो हर कथाकार अपने विषयों का चयन करने के लिए स्वाधीन होता है, पर कुंवर नारायण अपनी कहानियों में जिन विषयों का चयन करते हैं, उनमें उनकी दो पसंदें देखने को मिलती हैं। उनकी खास जो चीज है, पहली, वे जीवन के तमाम संदर्भों को समेटते हुए जीवन की कहानियां लिखते हैं। बहुत सारे संदर्भ वो लेकर चलते हैं। दूसरी, वे इतिहास और परंपरा के विषयों को लाकर पाठकों को स्मृति लोक में ले जाते हैं और किसी बारीक सी पगडंडी पर चलते हुए उन विषयों को, उन स्मृतियों को आधुनिकता से जोड़ देते हैं। ये दोनों राहें मिलकर एक नया संसार हमारे सामने खोल देती हैं। उनकी कहानियां पढ़कर लगता है कि वे दो तरह की रचनात्मक यात्राएं भी करवाते हैं। एक, विषय वस्तु, जिसमें अनेक अंतर वस्तुएं छिपी होती हैं और जो प्रेरक भूमि का काम करती हैं। और दूसरी यात्रा है भाषा की यात्रा, जिसमें अभी आप काव्यात्मक भाषा की बात कर रहे थे। भाषा में यात्रा करते हुए कुंवर नारायण की कहानियां ज्यादा करीब और आत्मिक लगती हैं, क्योंकि कुंवर नारायण बहुआयामी ज्ञानों के सर्जक, मर्मज्ञ हैं।
से दर्शन है उनके उसमें। और वे जिस ज्ञान का, चिंतन का, अनुभवों का इस्तेमाल अपनी कहानियों में करते हैं, उससे एक नए सौंदर्य और संवेदन का समन्वय पैदा होता है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह, जिसका भी आपने जिक्र किया, 1971 में प्रकाशित हुआ था। आकारों के आसपास और जो अन्य कहानियां उसमें हैं, दूसरे संग्रह में भी आई हैं। गुड़ियों का खेल, दो आदमियों की लड़ाई, कमीज, मुगल सल्तनत और भिश्ती, जनमती, वे, संधि, सीमा रेखाएं तथा उसका अहाता, मतलब प्रमुख हैं जो उस समय तक मैंने कहानियां पढ़ी थी। इन कहानियों को पढ़ते हुए कहानियों में उठाई गई विषय वस्तु को लेकर, पात्रों और परिवेश को लेकर गहरी उत्सुकता जागती है। उनकी अपनी कविताओं पर उनके स्वयं के व्याख्यान, अपने समकालीनों पर लिखे गए अद्भुत गद्य आलेख पढ़ती हूं तो कुछ शीर्षक अभिभूत कर लेते हैं। जैसे सामाजिक यथार्थ और कविता के आत्मसंघर्ष की बात वे करते हैं। कविता में मानवीय संबंधों के आधार पर आज और आज के पहले, उनके शीर्षक हैं, पर वे गहरी बात करते हैं। आज का मनुष्य एक नैतिक आचरण की खोज की चर्चा करते हैं। अपने साक्षात्कारों में भी मेरे लिए कविता लिखना एक अनिवार्यता है और शायद फिर कभी ही होना चाहूंगा, ये उनका शीर्षक है, की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। लेकिन अपनी कहानियों को लेकर वे ज्यादा कुछ नहीं कहते, जबकि उनकी कहानियों का विषय संसार, विषय वैविध्य इतना बहुरंगी और विलक्षण है कि विस्मित रह जाना पड़ता है। उनकी भाषा कहानियों में भौतिक रूप यानी स्थूल रूप में न आकर कलात्मक और सूक्ष्म रूप में आती है। भाषा में उनका चिंतन या विचार आरोपित नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि स्वतः ही वो चिंतन निस्सृत हो रहा है, प्रवाहित होकर आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर अनेक तरह के ज्ञान और चिंतन की जो धारा है, वो उस धारा से जो भाषा एक बनकर आती है, वो बहुत ही खूबसूरत भाषा होती है। कुंवर नारायण की कहानियों में मानवीय सरोकारों, मूल्यों और नैतिकता को लेकर गहरे आग्रह देखने को मिलते हैं। वे मनुष्य के भीतर की कहानियों को रचते हैं। जैसे अभी आपने जिस कहानी का पाठ किया है, उसमें भी ये बात देखी जा सकती है। सरोकारों, मूल्यों और नैतिकता को लेकर गहरे आग्रह देखने को मिलते हैं। वे मनुष्य के भीतर की कहानियों को रचते हैं, जैसे कोई शल्य चिकित्सक ऑपरेशन करके किसी ऑर्गन, अंग के अच्छे बुरे भाग की जांच पड़ताल करता है। कुंवर नारायण की कहानियां कुछ वैसा ही काम किया करती हैं। मनुष्य के भीतर के मनुष्य को उसके यथार्थ रूप में बाहर लाना उनको उनकी कहानियों की विशिष्टता है। आकारों के आसपास कहानी एक अछूता सा नयापन गढ़ती है। तो गुड़ियों का खेल जैसी यथार्थपरक कहानी मनुष्य की आंतरिकता और मनोविज्ञान को उद्भासित करती है। गुड़ियों का खेल कहानी कुंवर नारायण की सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। मतलब मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि उनकी अन्य कहानियों को पाठक या जो हमारे साहित्यकार हैं वो ज्यादा पसंद करते हों, लेकिन मुझे ये कहानी उनकी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ लगती है।
सर्कस में खेल दिखाती कुड़ियों की सुंदरता को गढ़ने वाले भाई बहनों की विवशता, तमाशबीनों के बीच स्वयं उनका तमाशा बनना, बाहर और भीतर की दुनिया से लड़ना और मानवीय करुणा से भरा नायक जो उसकी तमाम गुड़ियां एक बारगी में खरीद लेता है। नायक का लड़की से परिचय होना, परिचय का प्रेम में बदलना, लड़की अल्हड़ है, बातूनी है, बातों को कुछ रहस्यमय बनाकर रखने की कला भी जानती है, स्वयं को खिलंदड़ दिखाना चाहती है, पर उसके इस खिलंदड़पन में भी जीवन की कश्मकश को लेकर सवाल होते हैं। वे सवाल नायक और उसके व्यक्तित्व की परतें खोलते हैं। लेकिन भाई की मृत्यु के बाद वह यकायक बिना बताए शहर छोड़कर चली जाती है। वर्षों बाद नायक अपनी बीवी बच्चों के साथ बाजार में देखता है कि ठीक वैसी ही गुड़िया एक लड़का बेच रहा है। गुड़ियों को ये कोट किया है, गुड़ियों को ध्यान से देखता रहा, वे काफी बदल चुकी थीं, पर अत्यंत सुंदर थीं और उसी कलाकार की याद दिलाती थीं जिसकी गुड़िया कभी सर्कस करती थी, पर उसके चेहरे पर वह चंचलता ना थी। लगता था किसी बेवकूफ उदासी से अपने को घेरे हुए किसी बेमतलब बात को एकदम शुरू से सोच रही है। ये उस कहानी का एक छोटा सा अंश मैंने यहाँ पर लिया था। कुंवर नारायण का चिंतन कहानी में अंतरधारा की तरह प्रवाहित होता है। वे स्वयं मानते हैं कि कोट कर रही हूं, साहित्य स्वयं जीवन का विचार है, वह अन्य विचारों के साथ भी संवाद है। जीवन की समस्याओं और साहित्य की समस्याओं को लेकर वह मौलिक चिंतन भी कर सकता है और उसने मौलिक चिंतन किया भी है। ये कुंवर नारायण जी का जो कथन था जो मैंने यहाँ पर लिया है, और ये उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में जो विनोद दास जी ने उनसे लिया था उसमें ये बात उन्होंने कही थी। क्योंकि जीवन को अधूरेपन में नहीं देखा जा सकता है, पूर्णता की तलाश ही जीवन की सार्थकता है। रचनात्मक दृष्टि जीवन की उसकी संपूर्णता और जटिलता को स्वीकार करती है, खास वर्गों में विभाजित करते ही जीवन अपनी जीवंतता और विश्वसनीयता दोनों खो देता है। ये कोट किया था। कुंवर नारायण ने मनुष्य की नैतिकता को लेकर अपनी कहानियों में कई सवाल उठाए हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर कि वो नैतिकता से जुड़े हुए सवालों को उठाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। सामाजिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का खोखलापन मानवीय जिजीविषा को किस हद तक तोड़कर रख देता है और आदमी अपने ही जीवन को समाप्त करने की त्रासदी में फंस जाता है। इस त्रासदी को कुंवर नारायण ने अपनी एक कहानी कमीज में रचा है। कमीज भी उनकी बहुचर्चित कहानी है। कमीज पर खून के दाग लगे हैं, इसी शक पर एक ईमानदार आदमी को जो जीवन से वैराग्य प्राप्त कर पत्नी और बच्चों को त्याग कर आश्रम में रहने लगता है, उसे दोषी मान लिया जाता है क्योंकि कमीज उसकी थी। इसी शक को आधार बनाकर उस व्यक्ति को पुनः उसी निर्मम संसार में खींच लाता है। इस निर्मम कानूनी प्रक्रिया के बीच धीरे धीरे उसका टूटते जाना
ऐसे भयावह संसार को रच देता है कि सारी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। वीरेश्वर बाबू की कथा का, उनकी हताशा का और अंत में न्याय तंत्र, पुलिस तंत्र की अकर्मण्यता का मारक चित्र लेखक ने कहानी में इस तरह से संरचित लेखक कहानी में इस तरह संरचित करता है कि लगता है हम जिस सभ्यता का दंभ भरते हैं, क्या वह ऐसी ही सभ्यता है। ये कितना मतलब बड़ा सवाल यहाँ लेखक अपनी इस कहानी में उठा रहा है। सच्चाई उगलवाने के लिए पुलिस जिस तरह से धौंस जमाती है, जो अक्सर हम देखते हैं, और जिस बेरहमी से उनसे पूछताछ करती है, वह हृदय विदारक ही है। आदमी को पागलपन की तरफ भी धकेलती है। ये फिर मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर कोट की हैं इस कहानी की, कि वीरेश्वर बाबू उस सच्चाई के बारे में सोचते हैं, सच्चाई कितनी नाजुक चीज है, कितनी बारीक, कितनी यत्नपूर्ण, जो ना काली है ना सफेद, जो ना आश्वस्त करती है ना प्रोत्साहित ना शर्मिंदा, जो केवल मुक्त करती है, जो तटस्थ है, जो किसी भी तरफ नहीं है। और यह आदमी कितनी आसानी से सच्चाई का दंभ भर रहा है। ये कहानी का एक अंश था। वीरेश्वर बाबू का टूटना यानी मनुष्यता का टूटना है। चरम हताशा के क्षणों में मनुष्य अपने आत्मबल की रक्षा नहीं कर पाता है, यह जानते हुए भी कि हत्यारा कोई और है। वीरेश्वर बाबू को खुश होना चाहिए था। फिर मैंने लिया है, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, मैं भी नहीं, मैंने उस सब को समाप्त कर दिया जो खत्म करना चाहता था। यह संसार केवल एक सड़ती हुई लाश है, इससे नहीं, सिर्फ दुर्गंध से बचना है। यानी ये कि इससे नहीं बचना है, केवल ये जो दुर्गंध है उससे बचना है। पूछताछ करने वाले थानेदार का सपाट कथन है, ये कोट है, यह केस अब थाने की हद के बाहर है, डॉक्टर बुलाइए या फिर इन्हें भगवान पर छोड़ दीजिए। मनुष्यता का, मानवीय संवेदना का ऐसा पतन कि जीते जागते मनुष्य को यूं पागल बनाकर छोड़ देना, कहानी इन तर्कों, कुतर्कों और भावनाओं को भी चिन्हित करती है। पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र, ईमानदारी, सच्चाई और झूठ, सारे उनके ऊपर तो वो सवाल करती ही है, लेकिन जो ये जो तर्क हैं और कुतर्क हैं, उन भावनाओं को भी ये कहानी, कमीज जो कहानी है, वो बहुत मारक ढंग से उठाती है। सीमा रेखा कहानी का कैनवास व्यापक है, बहुआयामी है, बहुरंगी है। दो देशों के बीच की सीमा रेखा के खो जाने का मातम, फिर उसको खोजने की कवायद, जबकि सीमा रेखा के अलावा दोनों देशों में सब कुछ एक समान था, बस सीमा रेखा को लेकर घमासान लड़ाई चल रही थी। ये बहुत ही कहना चाहिए विचारोत्तेजक, और आज भी इस कहानी को जब पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि हम तब से लेकर अब तक इन सीमा रेखाओं के उस जाल में किस तरह से फंसे हुए हैं। सीमा रेखा की खोज के लिए तथाकथित नेता, देशभक्त और अन्य देशभक्त
अन्य सारे लोग जुट पड़ते हैं, नक्शे में सीमा रेखा को खोजा जाता है और पता चलता है कि सारी मनुष्य जाति ही सीमा रेखा में बंधी है। ये 4 लाइनें थी। एक साधारण व्यक्ति से लेकर पूरे मानव जाति तक की सीमा रेखाओं का एक ऐसा महाजटिल महाजाल फैला हुआ था कि उसके नीचे पूरी पृथ्वी ढक गई सी लगती थी। देशों में ही नहीं, अब तो घर घर में हर व्यक्ति परेशान था, दो के बीच एक सही सीमा रेखा को तलाश में। ये कहानी का अंश था। कहानी सवाल उठाती है, झिंझोड़ने वाले सवाल, कि देश ही नहीं मनुष्य के बीच जिस तरह से विभाजक रेखाएं खींच दी गई हैं, वह हमें कहाँ ले जाएंगी और कैसे समाज को बनाएंगे। यह चिंता का कारण है और ये चिंता कुंवर नारायण जी की इस कहानी में 2 तरह से आई है, क्योंकि इन सीमा रेखाओं का असर बच्चों पर नहीं पड़ता है। बच्चों की दुनिया ही उस विभाजक रेखाओं से बची है और यही बच्चे मनुष्यता को बचाए रखने का काम कर रहे हैं। एक आशावाद का स्वर इस कहानी में इस तरह से आता है कि कम से कम ये बच्चे तो कम से कम इस जो मनुष्यता है, मानवता है, उसको बचाने की कोशिश करेंगी ये सीमा रेखाओं से पार जाकर। तो ये 2 लाइनें, सिर्फ बच्चे खुश थे जो नहीं मानते किसी भी सीमा रेखा को। वे उड़ रहे थे हवा में, असीम में रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह अपने पीछे सीमा रेखाओं को टूटे हुए धागों की तरह लहराते हैं। इतनी सुंदर पंक्तियां कुंवर नारायण जी की कहानी की हैं ये। कुंवर नारायण की हर कहानी, चाहे वह उसका अहाता हो या संधि या वे या जनमती या मुगल सल्तनत और भिश्ती या 2 आदमियों की लड़ाई, सभी कहानियों में मनुष्य समाज का, मानवीय सरोकारों का, मानवीय मूल्यों और विचारों का, संवेदना और संवेदनहीनता का अनूठा चित्र देखने को मिलता है। कहानियों को वे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और चाहे कहानी हो चाहे कविता हो, कलात्मकता का अद्भुत गुण या रूप उनकी समग्र रचनाओं में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, व्यक्ति, समाज, मनुष्य, जीवन का कोई भी पक्ष कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है और वह इस तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि कलापूर्ण ना हो, हमें उसमें रचनात्मकता का अभाव लगे या हमें ऐसा लगे कि इसमें जो भी सुंदरता दिखती है वह कलाकार की रची हुई भी है। उन चीजों का स्वाभाविक गुण है जिन्हें कलाकार केवल पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। बावजूद इसके कि चिंतन के धरातल पर अपनी बात करते हुए कुंवर नारायण अपनी कहानियों में गहरी मानवीयता, करुणा, संवेदना और जीवन दृष्टि और समकालीन जीवन की त्रासदियों को एक आत्म चौकस मनुष्य के रूप में देखते हैं और बहुत गहराई से देखते हैं और अद्भुत ढंग से जीवन के अनुभवों को अपनी कहानियों में उकेरते हैं। कुंवर नारायण की कहानियों को बार बार पढ़े जाने की आवश्यकता है।
कुछ कहानियां या कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं, जितनी बार भी उनको पढ़ा जाए वो हमेशा एक नया रूप लेकर आती हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही है कि उनको बार बार पढ़े जाने की आवश्यकता है। ये कहानियां अपनी संवेदनात्मक दृष्टि से समाज और मनुष्य के प्रति अपने जुड़ाव को, लगाव को दर्शाती हैं और बताती हैं कि जटिलताओं, क्रूरताओं, अमानवीय होती सभ्यता के बीच मनुष्यता को जीवित रखने का, मूल्यों को स्थापित करने की छटपटाहट और कोशिश कैसे और क्यों कर होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। कुंवर नारायण की कहानियों में कहन का ढंग, बतरस प्रवाह है और मानवीय विद्रूपताओं पर कटाक्ष करते हुए जिस अनूठी भाषा का प्रयोग हुआ है वह अत्यंत प्रभावशाली और कलात्मक है। और वो भाषा, चाहे वो कहानियों की भाषा हो या कविताओं की भाषा हो या उनकी आलोचना की भाषा हो, वो सीधे सीधे पढ़ने वाले के हृदय में उतरती चली जाती है और ऐसे स्पर्श करती है जैसे कि नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें जब आपको भिगोती हैं और उस तरह का एक आनंद आपके अंदर महसूस होता है। उसी तरह से कुंवर नारायण की जो भाषा है वो पाठकों के मन मस्तिष्क को इसी तरह से भिगोती है। तो ये बहुत छोटा सा आलेख उस समय इन 9-10 कहानियों को लेकर मैंने प्रस्तुत किया था, पढ़ा था। और आज जब मैं इस आलेख को आपके सामने रख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारी की सारी कहानियां मेरे जहन में दोबारा उतर आई हैं और एक दृश्य और एक बिंब उन कहानियों का मेरे सामने उभर कर आ गया है। और कैसे वो सारे के सारे जो पात्र हैं, जो परिवेश है और जिस तरह से कुंवर नारायण जी अपनी कहानियों को रचते हैं, सामने लाते हैं, वो सारा का सारा परिदृश्य मेरी आंखों के सामने अभी आ गया और मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से उनकी कहानियां तुरंत उठाऊं और पढूं। तो इतनी सुंदर कहानियां मनुष्य जीवन को लेकर और कितने सुंदर ढंग से सीधे, कुछ कहानियां सीधे सीधे सामने आती हैं, कुछ कहानियां अपनी कहानी अंदर से पैदा करके आती हैं। तो ये एक बड़े कथाकार की, एक बड़े कवि की, जिसकी दृष्टि में दर्शन है, जीवन है, अध्यात्म है, चिंतन है, इतिहास है, पुराण है, पौराणिक पात्रों को लेकर उन्होंने जिस तरह से अपना एक काव्य नाटक लिखा है, तो एक विरल कवि या कथाकार या रचनाकार या इतिहास का जो मर्मज्ञ है, पुराणों का जो मर्मज्ञ है, और जिसका चिंतन मनन एक परंपरा से होकर अभी तक आता है और उसकी वहां से शुरू होकर उसकी यात्रा जिस तरह से एक आधुनिकता का रूप धारण करती है, तो कुंवर नारायण की कहानियों में भी बहुत सारे के सारे रूप, वो सारे के सारे बिंब, जीवन की आंतरिक और बाह्य जो झलकियां, जो अक्स दिखाई देते हैं, वो कम कहानी लिखने के बावजूद भी उन्हें एक विशिष्ट कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में, भारतीय भाषाओं में स्थापित करते हैं। अर्पण जी। जी अर्पण जी। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। मित्रों, हम लोग अभी उर्मिला जी को सुन रहे थे और जिस तरह से उर्मिला जी ने कुंवर जी की कहानियों पर अपनी बात रखी, अपने आलेख को हम सबके बीच साझा किया, निश्चय ही इससे उनकी कहानियों पर एक नई दृष्टि पड़ती है और अच्छा लगता है कि एक कहानीकार एक दूसरे कहानीकार को लेकर किस तरह से सोचता समझता है। हमारी ऐसी श्रृंखलाओं का उद्देश्य यह भी है। और मित्रों, उनकी कहानियों पर जिस तरह से उर्मिला जी ने चर्चा की,
और जिन कहानियों पर बात हुई, महत्वपूर्ण बात हुई, वह वे कहानियां उनके दोनों संग्रहों से ली गई कहानियां हैं। उर्मिला जी ने उनके दोनों संग्रहों से कुछ एक चुनिंदा कहानियों पर अपनी बात रखी। तो मैं इस अवसर पर चाहता हूं कि आप उन दोनों संग्रहों के कवर चित्रों से भी अवगत होते चले। कई मित्रगण उन्हें देख भी चुके होंगे, मगर फिर एक बार यह मित्रों कुंवर नारायण के कहानी संग्रह का कवर डिजाइन, मुख्य जो उसका कवर चित्र है इस संग्रह का, जो वर्ष 1971 में आया, वह आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह से जो उनका दूसरा कहानी संग्रह है उसे भी आप देखते चलिए, बेचैन पत्तों का कोरस। यह कुंवर जी के दूसरे कहानी संग्रह का आपने चित्र देखा। स्वयं एक लेखक अपनी कहानियों को लिखते हुए जो कई सारी विधाओं में लिख रहा है, जो कहानियां अपेक्षाकृत कम लिख रहा है, वह अपनी कहानियों के बारे में क्या सोचता है। मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर, चूंकि यह कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य इसमें विश्लेषण का भी है और कुछ आम सूचनाओं का भी है, कुछ परिचयात्मक इसका पक्ष भी है, ताकि लोग विधिवत रूप से एक रचनाकार की रचनाओं को जान सकें, उसके बारे में स्वयं उसकी समझ से भी अवगत हो सकें। तो मैं ऐसा करता हूं कि उनके पहले संग्रह, कहानी संग्रह आकारों के आसपास की जो भूमिका है उसका अंतिम हिस्सा पढ़ता हूं, और जो बाद में उनका दूसरा कहानी संग्रह आया उसकी भी भूमिका पढ़ता हूं। पाठकों से नाम से जो इस संग्रह की जो भूमिका लिखते हैं प्रथम संस्करण की कुंवर जी, उसमें वे क्या लिखते हैं उसको सुनिए। वे लिखते हैं, इस संग्रह की सभी कहानियों में प्रयोग का एक सा आग्रह नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कई तरह के प्रयोग। आगे पढ़ रहा हूं। कुछ में कथ्य को ही प्रमुखता देकर कहानी के सहज रूप को अपने आप बनने दिया गया है, लेकिन इनमें भी मैंने कथाकार की उपस्थिति को पात्रों के काफी नजदीक रखा है। कुछ इस तरह मानो वह किस्से को केवल बयान ही नहीं कर रहा, उसे सोच भी रहा है, नाटकों के कोरस की तरह। इसलिए भाषा भी जानबूझकर कई स्तरों पर रखी गई है, ताकि अर्थों के रंग विभिन्न बौद्धिक और भावनात्मक जमीनों पर महसूस किए जा सके। तो यह जो स्वयं लेखक सोच रहा है और किस तरह से वह प्रयोग कर रहा है, किस तरह से भाषाओं के निर्वहन पर सोच रहा है और उस पर काम कर रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुंवर जी कुछ भी लिखने से पहले या उसे प्रकाशित करने से पहले कई बार सोचते हैं। यह बात वे कई जगहों पर लिख चुके हैं। मैं पढ़ रहा था, किसी कहानी संग्रह की भूमिका में भी वे यह बात लिख रहे थे कि ये कहानियां और पहले आ सकती थीं मगर बाद में आई, क्योंकि उन्हें लेकर कुछ और काम करना था। इसी संग्रह में है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आकारों के आसपास की। वे पंक्तियां भी मैं सुना ही देता हूं। वे लिख भी रहे हैं इस बात को कुंवर जी, कहानियों का यही संग्रह आज से 5-6 वर्ष पहले भी छप सकता था, लेकिन उस समय कहानियों की कोई किताब निकालना लाम हाला उस बहस में पड़ जाना होता, जिससे शायद किसी कवि कहानीकार के लिए सही सलामत छूटना
मुश्किल ही था। कहानी को लेकर बहसों का वह तुमार आज बहुत कुछ थक चुका है, और शायद बातें अब ज्यादा सहूलियत से की जा सकती हैं। इस तरह से कई और बातें वे कहते हैं कि वे किस तरह से जो है कहानियां या अपनी बात अनुत्तेजित ढंग से रखते हैं और उसी माहौल में रखना पसंद करते हैं। तो ऐसी कई बात जो कुंवर जी खास तौर से अपनी विशिष्ट सोच के लिए जाने जाते हैं, वह भी हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। और जो उनका संग्रह जो बाद में आया, बेचैन पत्तों का कोरस, उसमें भी वे कुछ खास बात रखते हैं। तो उसका भी एक हिस्सा पढ़ता हूं और उसके बाद एक और कहानी सुन लेंगे और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जीवनानुभवों की बात उर्मिला जी ने भी अपने इस वक्तव्य में की। तो जीवन को लेकर और कहानियों के अंतर संबंध को लेकर कुंवर जी किस तरह सोचते हैं, इसके लिए उनकी यह भूमिका पढ़ते हैं जो बेचैन पत्तों का कोरस में उपलब्ध है। मैं पढ़ता हूं। वे लिखते हैं, जीवन में सब कुछ बहुत तार्किक और संगत ढंग से नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा भी होता रहता है जिसका अपना आग्रह, एक मिनट समय दीजिएगा, आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। हाँ, जिसका अपना, एक मिनट, वे लिख रहे हैं, जीवन में सब कुछ बहुत तार्किक और संगत ढंग से नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसका अपना आग्रह होता है। बाद में हम उसे अपनी एक व्यवस्था और कार्य कारण संबंध देते हैं। बहुत कुछ ऐसा ही रचनात्मक लेखन के साथ भी होता है। जो हमारे अनुभव और विचारों में होता है वह अपनी तरह विकसित होता रहता है, हमेशा योजनाबद्ध तरीके से नहीं। लेख, समीक्षा वगैरह की अपेक्षा कविता और कहानी स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ती हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं। ये कुछ एक शब्द हैं जो अंतिम हिस्सा है उनके इस प्राकथन का, वो पढ़ रहा हूं। और यह सूचना भी यहाँ पर दी गई है, इसकी भी चर्चा अपेक्षित है, क्योंकि हो संभव था कि वह अपने इस प्राकथन पर आगे और काम करते, मगर फिर बाद में कुछ एक समय बाद उनका देहांत होता है, हम जानते हैं। तो यह जो बात लिखी गई है, यह बात 4 जुलाई 2017 की सुबह तक, इसमें यह उदाहरण यह दिया गया है कि 4 जुलाई वर्ष 2017 की सुबह तक कुंवर नारायण जी ने प्राकथन के रूप में जितना भी लिखवाया था वह उसी प्रकार यहां दिया जा रहा है। तो एक छोटी सी बात रखी, और किस तरह से एक सजग लेखक, व्यवस्थित लेखक, चिंतनशील लेखक और विधाओं पर भी अपने हिसाब से काम करता हुआ लेखक और तमाम विधाओं के लेखन पर नजर रखता हुआ लेखक सोच रहा है, अपनी बात रख रहा है, वह भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही संग्रहों की भूमिकाएं बहुत खास हैं। समयाभाव में मैंने उससे कुछ एक अंश रखे, और मैं मित्रों माफी चाहूंगा, वो आप तक आवाज स्पष्ट पहुंचे इसलिए पंखा और एसी दोनों ही बंद है, तो उसका जो परिणाम है वो हमारे चेहरे पर दर्ज है। तो माफ कीजिएगा, आवाज को ही हम महत्व देते हैं, तो इसलिए हम सीधे उसी पर जोर दे रहे हैं। और एक बार पुनः जो है कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं, और आकारों के आसपास संग्रह की जो अंतिम कहानी है उसको पढ़ता हूं। कुछ देर की ही कहानी है, सवार और सवार। तो ये जो अलग अलग भाषा है और प्रयोग है कहानियों को लेकर, जिसकी बात कुंवर जी स्वयं करते रहे हैं,
उसकी वानगी देने के लिए ही आज की इस कड़ी में हमने दो कहानियां रखी। दो रखने के पीछे यह भी उद्देश्य रहा कि कहानियां कम देर की हैं तो एक और कहानी रखी जा सकती है, ताकि उनके कथाकार का जो बहुआयामी रूप है, कथ्य को लेकर भी, भाषा को लेकर भी, कहानी के बर्ताव को लेकर भी, कहाँ व्यंग है, कहाँ जो है वो आत्मसंघर्ष है, कहाँ तर्क है, वो सब चीजें आ सके। यहीं पर एक बात और भी मुझे याद आ रही है। रघुवीर सहाय उनकी कहानियों को लेकर भी लिखते रहे हैं। रघुवीर सहाय की जो कुछ एक पंक्तियां हैं कुंवर जी की कहानियों को लेकर, वो मैं यहाँ पर रखता हूं। रघुवीर सहाय ने बहुत पते की बात लिखी है। वे कहते हैं, कुंवर नारायण की कहानियों के संदर्भ में कोट कर रहा हूं, असली लड़ाई को पहचानना मुश्किल है और पहचान कर उसके किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना और भी मुश्किल है। हिंदी कहानी की व्यापक प्रवृत्ति यह है कि एक संतरास की स्थिति का दिलचस्प बयान कर दिया जाए, मगर उस संतरास को मिटाने के लिए उसके खिलाफ अंदरूनी ताकत जुटाने की इच्छा के बगैर, मगर उस संतरास को मिटाने के लिए उसके खिलाफ अंदरूनी ताकत जुटाने की इच्छा के बगैर बहुत कम कृतिकार ऐसा कर पाते हैं, और वह भी हमेशा नहीं। कुंवर नारायण की गिनती इन्हीं बहुत कम लोगों में की जानी चाहिए। अनकोट। तो एक बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां रघुवीर सहाय की ओर से, जो स्वयं अलग तरह की कहानियों के लेखन के लिए जाने जाते रहे। तो ऐसी इन कहानियों में, कुंवर जी की इन कहानियों में से कई पात्र हैं जो बचाव करते हैं, जो लड़ते हैं, जो तर्क देते हैं, हारते नहीं हैं। जिन पंक्तियों की चर्चा उर्मिला जी ने की थी कविता में, ऐसी कई कविताएं भी उनके यहाँ हैं जिनमें व्यंग है, जिनमें तर्क है, जिनमें हत्यारों को आईना दिखाया गया है, जिनमें बलात्कारियों पर अलग तरह से बात रखी गई है। तो ऐसे, और बहुत ही बुद्ध के ढंग में आप कह सकते हैं, बुद्ध की तरह, मतलब उनके चरित्रों को बदलने की कोशिश करते हैं कुंवर नारायण। वे जो भी बात रघुवीर सहाय लिखते हैं कि हूबहू कहानी नहीं कहते हैं। वे, कोई अन्यायी है, कोई अत्याचारी है, कोई दुराग्रही है, कोई हत्यारा है, तो उसके चरित्र को बदलने के लिए जो मूलभूत बातें हैं, जो तर्क हैं, जो भाव हैं, जो उसको आईना दिखलाना है, कुंवर नारायण अपनी कविताओं में यह काम करते हैं। कुंवर नारायण के कथा पात्र भी उनकी कहानियों में ऐसे बहस करते दिखाई पड़ते हैं। तो एक और कहानी पढ़ता हूं, समय भी हो रहा है। सवार और सवार पढ़ता हूं आपकी अनुमति से। जिस जानवर की पीठ पर सवार होकर वह आया, वह जानवर घोड़ा था। वह सवार आदमी था। जाहिर था कि घोड़े और गधे में फर्क होता है, और उन दोनों में से कोई भी गधा नहीं था। यद्यपि घोड़े और गधे एक ही काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे लादने के लिए, चाहे आदमी लादने के लिए, चाहे वह सब लादने के लिए जो आदमी लादना चाहे, फिर भी घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, गधा गधा ही। मगर सवार और सवार में फर्क हो सकता है। जो कपड़े मैं पहने था, उनकी तरफ उनका ध्यान गया। जो कपड़े मैं नहीं पहने था, उनकी तरफ उनका ध्यान रहा होगा। मैं अपने
कपड़ों के एक ओर था और वह मेरे कपड़ों के दूसरी ओर। और इस तरह दो किस्में बन सकती थीं जिनके बीच अगर तनाव न हो तो पैदा किया जा सकता था। दोनों के बीच सिवाय तनाव के और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था, मगर था। दोनों के बीच कोई पर्दा होना चाहिए था, मगर नहीं था। मैं जरूरत से ज्यादा कपड़े नहीं पहने था। वह जरूरत से ज्यादा नंगा नहीं था। फिर भी इस जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम को लेकर कहीं एक फर्क था जो उसे जरूरत से ज्यादा नंगा बनाता था और मुझे उसी अनुपात में उसकी नंगाई के खिलाफ गुनहगार। उसने बिना कुछ सोचे कहा, कपड़े दीजिए। लेकिन इन्हें तो मैं पहने हुए हूं। लेकिन इन्हें तो मैं पहने हूं। तो उन्हें जिन्हें आप पहने नहीं हैं न न दूं तो न दूं तो बेइज्जती होगी। मेरी पत्नी को देखकर बोला, इनके कपड़े भी। मेरी पत्नी को देखकर बोला, इनके कपड़े भी। मैं चुप रहा। कपड़ों और इज्जतों का सवाल था और वह आदमी हर तरह से उन्हें उतार लेने पर उतारू था। हारकर मैंने पूछा, वापस कब? जल्दी ही, जल्दी ही। उसने इतनी जल्दी से कहा कि उसका मतलब कभी नहीं भी हो सकता था। मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी। सवाल मेरी इज्जत का था। वैसे वह जमीन पर बैठने को तैयार था, क्योंकि वह खुद उस तरह की चीजों को गैर जरूरी समझता था जिनके साथ अब इज्जत जैसी असुविधाजनक चीज जुड़ी हो। वह एक ठस और खुरदरी ताकत था। वह एक ठस और खुरदरी ताकत था जिस पर इज्जत हमला करके खुद ही मुंह की खाती। मेरे और उसके बीच अब सिर्फ कपड़े ही नहीं, एक कुर्सी भी थी। यद्यपि वह कुर्सी भी मेरी ही थी, लेकिन उस पर वह बैठा इस तरह था मानो उसकी ही हो। उसने बेलिहाज उस कुर्सी का मुआयना किया और पूरी तरह असंतुष्ट हुआ। मैं समझ रहा था धन्यवाद देगा। मैं समझ रहा था धन्यवाद देगा, लेकिन वह धोखा भी जल्दी ही दूर हो गया। उससे कुछ भी पाने की उम्मीद रखना बेकार था। आपके पास कुल कितने कपड़े हैं? मैंने कोई हिसाब नहीं रखा। गलती की, वह तपाक से बोला। बहुत गलती की। फंस सकते हैं। इसका मतलब आपके पास बेहिसाब कपड़े हैं। आपकी बीवी के पास भी, आपके बच्चों के पास भी, रिश्तेदारों, दोस्तों, नौकरों, सबके पास बेहिसाब। सारे कपड़े आपके पास हैं, इसलिए सारे कपड़े आपसे ले लिए जाने चाहिए। आप कपड़े पहने हुए भी हैं। आप कपड़े पहने हुए भी हैं, घर में रखे हुए भी हैं, बाहर बांटे हुए भी हैं, और चारों तरफ तमाम लोग नंगे हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्यों ना आपके सब कपड़े
ले जाऊं। और मुझे पहली बार शर्म आई कपड़ों को लेकर। न पहनने पर नहीं, पहनने पर। उस आदमी के तर्क में ताकत थी, गुस्से में और ज्यादा ताकत थी। मेरी इज्जत बुज़दिल थी, क्योंकि मेरे पास कपड़े थे, और वह आदमी अगर चाहता तो वे साफ नहीं रह सकते थे। मेरा सिर झुका हुआ था। मैंने विनम्रता से कहा, अगर मेरे कपड़ों से सबकी नग्नता ढक सके तो मेरे कपड़े ले लीजिए, मगर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। इस तरह की बातें करना मक्कारी है। अगर आपके कपड़ों से एक आदमी की भी नग्नता ढक सके तो ढकी जानी चाहिए। एक आदमी की नग्नता तो ढकी है। क्या आपका मतलब किसी खास आदमी से है? एक आदमी की नग्नता तो ढकी है। क्या आपका मतलब किसी खास आदमी से है? अच्छे तर्क में अच्छे तर्क में गुस्सा बाधक होता है। अच्छे गुस्से में तर्क बाधक होता है। वह आदमी जबरदस्ती गुस्सा दिखला रहा था, तर्क भी दिखा रहा था, जिसमें कमजोरी हो सकती थी। उसी कमजोरी को खोजते हुए मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। सबकी बात न करके किसी एक की बात से शुरू करें, तो अगर सबका नहीं तो किसी एक का भला तो होगा ही। सबकी बात न करके किसी एक की बात से शुरू करें, तो अगर सबका नहीं तो किसी एक का भला तो होगा ही। उसके कान खड़े हो गए। उसने मेरी ओर पहले तो गहरे अविश्वास से देखा, फिर उससे भी गहरे विश्वास से देखा, और देखता रह गया। बोला, सुझाव को जरा और स्पष्ट कीजिए। मैंने पहली बार दृढ़ता से कहा, आपकी इजाजत है तो बिल्कुल स्पष्ट किए देता हूं। अगर एक आदमी से ही शुरू करना है तो आप ही बताइए, मुझे और कौन आदमी मिल सकता है जो आपसे ज्यादा नंगा हो? मान गया। उसने मेरे सब कपड़े नहीं लिए, कुछ कपड़ों की गठरी बांध कर चला गया। कह गया, पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोनों के कपड़े साफ रहें, क्योंकि हम दोनों की इज्जत का सवाल है। ये मित्रों, कुंवर नारायण की कहानी का एक बिल्कुल अलग तेवर है। कितने तरह के अर्थ खुल सकते हैं। तर्क है, स्वार्थ है, जो लोगों की बात कर रहा था वह कैसे स्वयं तक सीमित हो जाता है। कितने ऐसे लोक जीवन के चरित्र हैं, देखे भाले जाने, जो लोगों की बात करते हुए दरअसल अपना ही उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को देखता समझता, इन रूपकों में कपड़े के माध्यम से और नंगई के माध्यम से, किसी के पास कपड़े ज्यादा हैं, किसी के पास कम हैं, इस रूपक से कहानीकार कितनी तरह की बातें कर जाता है। और जो कपड़े के इस तरफ था, जो कहानी का वाचक है, कपड़े के उस तरफ को, जो उससे लड़ने आया है, जो उसकी हर चीज छीनने आया है, कैसे उसकी नंगाई को सामने रख देता है। तो यह जो पर्दाफाश करना है तर्क के माध्यम से, व्यक्ति के चरित्र में, उसकी आत्मा में प्रवेश करके, कुंवर नारायण के वे पात्र यह काम बखूबी करते हैं।
और तभी यह बात रघुवीर सहाय लिखते हैं कि मैं फिर से रघुवीर सहाय की उन पंक्तियों को रखता हूं कि मगर उस संतरास को मिटाने के लिए उसके खिलाफ अंदरूनी ताकत जुटाने की इच्छा के बगैर बहुत कम कृतिकार ऐसा कर पाते हैं, और वह भी हमेशा नहीं। कुंवर नारायण की गिनती इन्हीं बहुत कम लोगों में की जानी चाहिए। तो यह जो उनके पात्रों की अपनी अंदरूनी ताकत है, वह उनकी कहानियों को खास बना देती है। तर्क का कौशल, अडिगता और सामने वाले को भी पूरी तरह से स्कैन कर लेना कि वह दरअसल क्या चाहता है। तो यह है जो एक उनके कहानीकार का एक बड़ा गुण है कि कैसे संवादों के माध्यम से और इन नपे तुले वर्णन में दरअसल जो अलग अलग मुखौटे हैं लोगों के, उनको सामने लाया जाए। कुंवर नारायण कविता हो या हो कहानी, दरअसल उन सब जगहों पर मुखौटों को हटाने का काम करते आए हैं, मुखौटों के भीतर की सच्चाई को दिखलाने का काम करते रहे हैं। चाहे वह जिस तरह से करें, चाहे वे स्वयं उन्हें बहुत मुखर न कहें, चाहे वे स्वयं उन्हें यथार्थ से मुठभेड़ करती हुई कहानियां न कहें, मगर विचारों के स्तर पर और इस तरह की सूक्ष्म बयानबाजी से दरअसल वे मुठभेड़ ही कर रहे होते हैं। मैं आज इस मंच से यह बात कहना चाहता हूं, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी का शुक्रिया। उर्मिला जी कुछ कहना चाहें तो कहें, इसके बाद फिर। बिल्कुल। अर्पण जी, आपने दूसरी कहानी का पाठ भी बहुत अच्छे ढंग से किया, और फिर उसके बाद कहानी के बारे में भी आपने सारी बातें कह दी। तो मुझे लगता है कि आज हम जिस एक महान साहित्यकार के ऊपर, बड़े साहित्यकार के ऊपर बातचीत कर रहे थे, जो आख्यान, मिथक, दर्शन, चिंतन, इतिहास, कविता, कहानी, चित्रकला, संगीत, सब में एक गहरी पैठ जो रखते थे, या ऐसा विलक्षण जो कथाकार साहित्यकार है रखता है, उनकी कहानियों के बारे में आज आपने जिस तरह से बात की और जो बात मैंने कहने की कोशिश की, उससे एक तस्वीर सामने निकल कर आती है कि मिथक से लेकर, आख्यान से लेकर, परंपरा और इतिहास से लेकर आधुनिक जीवन का जो संतरास है, जो विद्रूपताएं हैं, जो दोगलापन है, जो यथार्थ है, और जिस तरह से आज मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों को, उन सच्चाइयों को, उस संतरास को कुंवर नारायण जी जिस ढंग से अपने पात्रों के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से अपनी कहानियों में लेकर आते हैं, वो भले ही इस बात को आपने भी कहा कि भले ही उन्होंने कम कहानी लिखी हो, लेकिन जितनी भी उन्होंने कहानियां लिखी, एक-एक कहानी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बार-बार पढ़े जाने वाली कहानियां हैं, और जितनी बार भी उन कहानियों का हम पाठ करते हैं, पुनर्पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो जीवन का एक नया रूप, हमारे समाज का एक नया रूप, मनुष्य जीवन का एक नया रूप और विविध रूप, और अलग-अलग तरह की जो मनुष्य में कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, ताकत है या ताकतहीन है, या एक जो समग्र मनुष्य के बारे में हम जो बात करते हैं, उस समग्र मनुष्य को, समाज को उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने पात्रों के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से, और बहुत ही सुंदर उनका कहानी कहने का जो ढंग है कि छोटे आकार की कहानियों में कितनी बड़ी बात वो जीवन की कहते हैं, इसलिए उनको एक बहुत विशिष्ट कथाकार के रूप में हम लोग जानते हैं, मानते हैं। और उनकी जो एक कविता की लाइन मुझे, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बोली थी कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। और एक और अभी मैं लाइन देख रही थी
तट पर हूं पर तटस्थ नहीं। एक रचनाकार की दृष्टि कितनी बड़ी होती है कि तट पर हूं पर तटस्थ नहीं, देखना चाहता हूं एक जगमगाती दुनिया को डूबते डूबते सूरज के आधार से। तो ये कुंवर नारायण की जो दृष्टि है और जिस रूप में हम कुंवर नारायण को देखते हैं, उनकी इन कविताओं के माध्यम से एक बड़े साहित्यकार का चिंतनशील, विचारशील और बड़े रचनाकार का रूप हमारे सामने आता है। बहुत सुंदर कहानियों का पाठ आपने किया और उन कहानियों के बारे में बातचीत भी आपने की, और मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कि किसी बड़े रचनाकार को, बड़े साहित्यकार को उसकी कृतियों के माध्यम से किस तरह से उनके साथ हम जुड़ते हैं, साझा होते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं और खुलते हैं और उनसे हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये लगातार आपकी जो कोशिश है वो बहुत ही शानदार है, सुंदर है, सच्ची है, ईमानदारी से आप काम करते हैं। तो आज तो मैं ही आपको धन्यवाद दे रही हूँ, बाकी धन्यवाद आप अपने जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको आप दीजिए। और जी, शुक्रिया। आपका धन्यवाद कि आप इतनी देर तक अपनी बात रखती रही और जब भी आती हैं प्रोएक्टिव रूप में हमारे सामने आती हैं, जुड़ती हैं, कार्यक्रमों को देखती हैं, बतौर वक्ता आती हैं। अच्छा लगता है कि इतना आपका जुड़ाव, इतना सानिध्य इन कार्यक्रमों के साथ, इन श्रृंखलाओं के साथ है। बहुत अच्छा लगा उर्मिला जी आपको सुनते हुए, और जी, जी। कुंवर जी की कहानियों पर आपकी बातों को जानकर, आपकी राय को समझकर अच्छा लगा। और एक बात यह भी कह दें साथियों कि कई बार आलोचना कुछ सरलीकरण की शिकार भी हो जाती है। हम किसी एक ढर्रे पर किसी लेखक को देखने के आदी हो जाते हैं और बाद में आगे के आलोचक भी उसी ढर्रे पर बगैर रचनाओं में पूरी तरह से प्रवेश किए या उससे मुठभेड़ किए आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर कई बार लेखक चुपचाप उनको देखता समझता रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो मुझे यह भी लगता है कुंवर नारायण के संबंध में यह बात लगती है कि आलोचना कई जगहों पर उन्हें लेकर सरलीकृत हुई है, उनके गद्य को लेकर खास तौर से। तो हम इससे बचें और उन कहानियों को बार बार पढ़ें, उसके भीतर के तनाव को, उसके भीतर की जो व्यंजना है उसको समझें और वो दरअसल क्या कहना चाहते हैं और कैसे कुछ छुपाकर कहना चाहते हैं। कुछ छुपाकर कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा है या वह यथार्थ से मुठभेड़ ही नहीं कर रहा है। इस कहानी में भी खूब तंज है जिसको अभी आपने सुना। तो ऐसी कई कहानियां उनके पास हैं। आवश्यकता है कि हम उन कहानियों की ओर बार बार लौटें और उस पर नए ढंग से विचार करें, किसी सरलीकृत आलोचना के प्रभाव में ना आए। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। कल एक नई कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।